नमस्कार छात्रों, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम पढ़ रहे थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। बच्चों, क्वांटम नंबर में कल हमने क्वांटम संख्या में मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या, इन दो क्वांटम संख्याओं का अध्ययन किया था। आज पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या, देन पढ़ेंगे हम चक्रण क्वांटम संख्या। ये दोनों क्वांटम संख्या पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटिव कुछ हम उदाहरण पढ़ेंगे और पता करेंगे कोई कक्षक स्थायी है, संभव है या नहीं है, इनका कैसे अपने को पता चलता है। तो देखो, हम बात करते हैं क्वांटम संख्या की। कल वाली हल्का सा वापस रिपीट कर रहा हूँ कल वाली क्लास को। तो देखो, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या मतलब चार संख्याओं का समूह है। चार संख्याओं का ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हो। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने के लिए चार संख्याएं बनाई है। उन चार संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम? क्वांटम संख्या। क्लियर। और इसमें देखो, हमने क्वांटम संख्या में फिर पढ़ा था हमने मुख्य क्वांटम संख्या। पहली पढ़ी थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या में जो बातें पढ़ी थी वो बता देता हूं। ऐसी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कोष यानी सेल, कक्षा या कह सकते हो आप ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर, यानी जिस इलेक्ट्रॉन का आप अध्ययन कर रहे हो वो कौन सी कक्षा से, कौन से कोष से रिलेटिव है। इस क्वांटम संख्या के बारे में बताया किसने? नील्स बोर ने बताया। इस क्वांटम संख्या को दर्शाते किससे हो? स्मॉल एन से। अगर एन के मान की बात करें तो एन का मान 1 से अनंत तक पूर्णांक होता है। 1 से लेकर अनंत तक कोई भी पूर्णांक होता है। एन का मान 0 कभी नहीं होता है, 0 नहीं होता है। अब मान लो आपको एन का मान निकालना है। यहाँ तक कल हमने बात की थी कैसे निकालते हैं। तो देखो एक बार, ये जैसे अपने पास नाभिक है और ये नाभिक के चारों ओर क्या है? कक्षाएं हैं, जैसे 1, 2, 3, ये 4, ये 5। तो इनको जैसे आपने नाम दे दिया के, एल, एम, एन और ये दे दिया आपने ओ। तो ये तो हो गई कक्षाएं या कोष। और इनके लिए हम बात करें एन का मान, तो के लिए सदैव 1, एल के 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4 और ओ के लिए 5। इसके अलावा जो बोर मॉडल एक बात और कहता है, किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में, कोई सी भी कक्षा हो, किसी भी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव कितनी होती है? किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव 2n² होती है। और यहाँ जो n है यह आपके कक्षा नंबर, कक्षा नंबर। तो देखो 1 मिनट लगेगी। इन कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2n² यानी 2 × 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 × 4 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी में 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी में 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 × 16 32 इलेक्ट्रॉन। पाँचवीं में 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 2 × 25 50। तो पाँचवीं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 50। तो यह आपको मुख्य क्वांटम संख्या में अगर n का मान पता है तो एक तो ये पता चल जाएगा कि उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। अगर 1 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 2 है तो 8, 3 है तो 18, 4 है तो 32 और 5 है तो 50। जैसे अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये लिखा हुआ है मेरे पास जैसे 7s, एक लिखा हुआ है 6p, एक लिखा है 5d, एक लिखा हुआ है 4f। मान लो एक आपको 6g दिया हुआ है। आपसे पूछ ले कि इनके लिए आपको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के मान लिखने, मुख्य क्वांटम संख्या के मान। तो बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या के मान लिखने के लिए जो आपको s, p, d, f, g इनमें कोई भी लिखा हुआ अक्षर दिखाई दे छोटा ABCD का, उससे पहले जो गणितीय वैल्यू है वही होता है। n का मान 7, इसमें 6, यहाँ 5,
यहाँ 4 और यहाँ 6। क्लियर? ये थी मुख्य क्वांटम संख्या, कल पढ़ी थी। फिर बच्चों हम बात करते हैं अपने द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर या कोणीय क्वांटम संख्या, एंगुलर क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर या कोणीय क्वांटम संख्या। तो देखो बच्चों, ये क्वांटम संख्या उपकोष को, और वैसे उपकोष और कक्षक में बहुत अंतर होता है बच्चों, लेकिन हम कई जगह उपकोष को कक्षक बोलते हैं या कक्षक को उपकोष बोलते हैं। तो ये क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है। ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष से संबंधित है। ठीक है? इसके अलावा इस क्वांटम संख्या के बारे में सोमरफील्ड ने बताया था। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में तो किसने बताया? बोर ने। जबकि द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में सोमरफील्ड ने बताया। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से दर्शाते हैं, और बच्चों स्मॉल एल से दर्शाते हैं, और एल का मान जो होता है वैसे तो फिक्स होता है, लेकिन एल का मान जब आप पता करोगे कक्षक संभव है या नहीं, तब ये लाइन ध्यान रखनी है, 0 से n-1 तक हो सकता है। यानी किसी भी कक्षक या कोष के लिए अगर एल क्वांटम संख्या का आप मान देखोगे तो वो 0 से लेकर और n-1 तक हो सकता है। कभी भी एल का मान, एल क्वांटम संख्या या द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर यानी इक्वल, बराबर तथा अधिक नहीं होता है। बराबर तथा अधिक नहीं होता है। मुख्य क्वांटम संख्या से द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान ना तो बराबर होता है ना ही अधिक होता है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये दो बातें। ठीक है? तो देखो, इसके लिए भी मैंने बताया था, ये अपने उपकोष या कक्षक जो है, और इनके लिए एल का मान जो आपको हमेशा ध्यान रखना है फिक्स होता है। एस, पी, डी, एफ, जी, एच, इनके लिए तो एस, पी, डी, एफ, जी और एच। तो देखो, इनके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या एस के लिए एन का मान कितना ही हो, एल का मान 0 से ज़्यादा नहीं होता है, केवल 0 होता है। पी का मान 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कल हमने पढ़ ली थी। आज बात करते हैं बच्चों इसके बाद, पहले एक बार इसके एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे अपने को 7s, 6p, 5d, 4f दिया हुआ है, आपसे बोल दे इनके लिए l का मान ज्ञात करो, तो पहले n का लिख लिया करो, l का भी लिख लिया करो, n और l के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, n तो s, p, d, f से पहले लिखा हुआ मान तो 7, 6, 5 और 4। अब बच्चों l का मान ये नहीं है कि हमने यहाँ लिखा था कि l का मान 0 से n-1 तक होता है, तो आप लिख दोगे कि n-1 यानी 7। नहीं, s के लिए l का मान सदैव 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितना होता है, 3 होता है। क्लियर? अब देखो, आज बात करते हैं तीसरी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास या अभ्र और इलेक्ट्रॉन का अभ्र यानी कक्षक के बारे में बताती है, उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कार्य क्या है, यह आपको किसके बारे में बताएगी, इलेक्ट्रॉन के अभ्र के बारे में, यानी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ व्यवस्थित है, ये बताती है अपने को।
इस क्वांटम संख्या के बारे में, इस क्वांटम संख्या के बारे में लेंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया, बारे में लेंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया, लेंडे ने बताया। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बोर ने बताया। द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में अपने को सोमरफील्ड ने बताया। और चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में लेंडे ने बताया। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, द्विगंशी को एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसे बच्चों स्मॉल एम से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक से। और बच्चों इस क्वांटम संख्या का मान जो होता है, इस क्वांटम संख्या का मान, इस क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक होता है। यानी जिस कक्षा के लिए और जिस कक्षा में, जिस कोष के लिए, कोष में उपकोष के लिए आप इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था देख रहे हो, उसके L का मान जो है वहाँ के माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू तक इसका मान होता है। ठीक है, एक बार हल्का सा स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। अब देखो एम क्वांटम संख्या के मान लिखते हैं, तो ये लिख लिया मैंने उपकोष, फिर लिख लेता हूं इनके लिए मैं एल के मान, और फिर लिखता हूं एल के मान के बाद एम के मान। तो देखो अपने यहां ले लेते हैं हम एस कक्षक, एक ले लेते हैं पी कक्षक, एक ले लेते हैं हम डी कक्षक, और एक ले लेते हैं हम एफ कक्षक। ये 4 कक्षक ले लेते हैं। देखो एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब आपको निकालना क्या है, आपको एम के मान निकालने, और एम के मान क्या होते हैं -L से +L। यानी जो एल का मान है उसकी माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू के बीच के जितने भी मान है। अब बच्चों 0 है, 0 का तो 1 ही होता है। और बच्चों एम क्वांटम संख्या के जो संभव मान है उससे अपने को ये पता चलता है कि किसी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। तो कक्षक, तो देखो एस के लिए एम का मान 1 ही आ रहा है, 0, तो एस कक्षक केवल 1 होता है, और इसीलिए इसके लिए एम का मान 0 होता है। देखो पी कक्षक के लिए देखें हम, तो एल के मान 1, एल का मान 1 है, ये कह रहा है -L से +L, तो -1, 0 और +1। मतलब कितने कक्षक हो सकते हैं उपकोष में, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, जिनमें से एक का मान -1, एक का 0 और एक का +1। डी के लिए तो -2, -1, 0, 1 और 2, तो कितने मान हो गए, 5 मान। मतलब डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5, जिनके मान m के कितने होते हैं, -2, -1, 0, +1 और +2। और f के लिए देख लो, तो f के लिए l का मान 3, तो m का मान -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, कुल कितने मान आ गए, 7 मान है। मतलब इसमें कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 7, 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कक्षक, जिनके लिए m के मान -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब आपसे कोई पूछ ले कि आप कैसे कह सकते हो एस उपकोष में कक्षक 1 ही होता है, तो सीधा उत्तर एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है, अतः एम क्वांटम संख्या का मान 0 होने के कारण इसकी एक ही वैल्यू संभव है। इट मीन्स इसमें एक ही ऑर्बिट होता है। पी के लिए 3 कक्षक, क्योंकि पी के लिए एल का मान 1, तो एम के 3 संभव मान है, मतलब कक्षक कितने हो गए, 3। ठीक है, डी के लिए एल का मान 2, मतलब 5 एम के संभव मान है। इट मीन्स 5 ऑर्बिटल हो गए।
एफ के लिए एल का मान 3, मतलब एम के 7 मान संभव है, मतलब आपके ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं? 7 होते हैं या होते सकते हैं। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी लो। क्लियर? देखो अब बच्चों इसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। ये जैसे अपने पास दिया हुआ है 1s1, इसका मतलब क्या है? 1 मतलब n का मान 1, s मतलब l का मान 0 और m का मान l के मान के आधार पर 0 होता है, यानी s में कक्षा कितना है? 1, और ऊपर 1 लिखा मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बनना है आपको। ये इसकी व्यवस्था है। मान लो आपको दिया हुआ है 2p2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले n का मान 2, l का मान p के लिए 1, तो m का मान -1 हो सकता है 0 और +1, तो कक्षा कितने बन गए? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनने, 1 और 2। ऐसे ही कैसे भरेंगे? ये पढ़ेंगे मुंड के नियम से, पावली के नियम, उनके आधार पर। क्लियर? मान लो आपके पास दिया हुआ है 3d5, तो n का मान 3, l का मान 2। अब आपको पता है l का मान 2 है, तो m के संभव मान -2, -1, 0, 1 और 2, 5 मान हो गए। तो ऑर्बिट कितने हो गए? 5। इनमें इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने? 5 बढ़ने। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इसके बाद बच्चों अपने लास्ट क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो बच्चों स्पिन क्वांटम संख्या ये बताती है आपके इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में। तो ऐसी क्वांटम संख्या, ऐसी क्वांटम संख्या जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है, चक्रण के बारे में बताती है, उसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। क्लियर? बच्चों स्पिन क्वांटम संख्या जो होती है इसके बारे में बताया था उलेनबेग और गाउट सिमट, उलेनबेग तथा गाउस्ट सिमट, गाउस्ट सिमट, इन दो वैज्ञानिकों ने इस क्वांटम संख्या के बारे में बताया। और बच्चों इस क्वांटम संख्या को, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एल या कई जगह ml से दर्शाते हैं, मतलब ये चक्रण बताती है, वो भी किसमें? चुंबकीय क्वांटम संख्या में। इस क्वांटम संख्या का मान, इस क्वांटम संख्या का मान, इस क्वांटम संख्या का मान सदैव ±1/2, या तो प्लस में 1/2 या -1/2 होता है। इस क्वांटम संख्या मान क्या होता है? +-1/2। बच्चों +-1/2 कैसे? तो अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्ती होता है, दक्षिणावर्ती मतलब इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी घड़ी की सुई की दिशा में गति करता है, घड़ी की सुई की दिशा में गति करता है, अर्थात दाईं ओर गति करता है, दाईं ओर गति करता है, तब s का मान +1/2 होता है, +1/2 होता है। और बच्चों अगर वामावर्ती है, वामावर्ती यानी इलेक्ट्रॉन
जब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गति करता है, अर्थात बाईं ओर गति करता है, अर्थात बाईं ओर चक्रण करता है। तो स्मॉल एस का मान -1/2 होता है। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो ये एस के मान होते हैं। अब जो एस क्या होता है, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं हम, ये इस प्रकार। वैसे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन से अपने को पता नहीं चलता कि ये वामावर्ती है या दक्षिणावर्ती है। तो अगर इसको मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन को हमने दक्षिणावर्ती, तो इसके लिए एस का मान 1/2 प्लस में, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान -1/2। अगर मान लो आप किसी कक्षक में इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भी भर देते हो, ये अपने पास ये जैसे अपने ये भर दिया आपने, पहले इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, तो भी पहला इलेक्ट्रॉन जो भरते हो उसका मान 1/2 रखना है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मान आपको क्या रखना है, -1/2, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा दक्षिणावर्ती होता है। आप डायरेक्शन कैसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे, लेकिन प्रथम इलेक्ट्रॉन सदैव आपके क्या होगा, दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज आएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर? तो देखो कुछ उदाहरण देखते हैं, चारों क्वांटम संख्याएं देखते हैं। ये दिया हुआ अपने को जैसे 4s2 3p6, एक दिया हुआ आपको 4d7, चलो 6 लिख लेते हैं एक बार, 4f3, ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो इनके लिए n का मान 4, n का मान 3, n का मान 4, n का मान 4, l का मान, तो l का मान s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए कितना होता है, 3। अब आप देखो क्या ये कक्षक संभव है या नहीं है, तो सीधा इतना ही देखो, l और n की वैल्यू बराबर है क्या, नहीं है। क्या l की वैल्यू ज़्यादा है, नहीं है, मतलब ये कक्षक संभव है। n और l की वैल्यू बराबर है, नहीं है, l से n ज़्यादा है, मतलब संभव है। n और l बराबर नहीं है और l से n ज़्यादा है, मतलब संभव है। n और l बराबर नहीं है और n ज़्यादा है, मतलब संभव है। अब आपको इनके लिए मान रखने हैं m के, तो इसके लिए तो 0 होगा, इसके लिए -1 हो सकता है, 0 और +1, इसके लिए m के मान तो -2, -1, 0, 1 और 2, इसके लिए m के मान तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, और जितने m के मान आ रहे उतने कक्षक बना दो। ये एक कक्षक, ये इसमें 3 कक्षक, इसमें बना दिए 5 कक्षक, इसमें बना दिए मैंने 7 कक्षक। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों, इनमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने। ये कह रहा है एस में 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन भरने। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो आप क्लॉकवाइज, फिर दूसरा भर दो एंटी क्लॉकवाइज। तो एस का मान देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखें, तो एन का मान 4, एल का मान 0, एम का मान 0 और एस का मान कितना आ गया, +1/2। अब देखो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखें, तो एन का मान वही 4, एल का मान 0, एम का मान भी 0, लेकिन देखो एस का मान अब एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले देखो 1, 2, ये 3 समान चक्रण वाले भर दिए, फिर ये 4, 5 और 6। अब आपको देखो इस छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखनी है, तो एन का मान 3p है तो 3, एल का मान p है तो 1, एम का मान इस कक्ष इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसके लिए देखो ये +1 है, और एस का मान देखो, तो एस का मान एंटी क्लॉकवाइज है
तो -1/2। आपको P6 डी में 6 तो 1 2 3 4 पहले 5 भर दिए और ये छठा इलेक्ट्रॉन, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए मान निकालना है। तो देखो इसके लिए n का मान 4, l का मान 2, m का मान -2 मान लेते हैं, वैसे तो इनमें से कोई सा भी मान लो, चाहे -2 मान लेते हैं। और s का मान एंटी क्लॉकवाइज तो -1/2। और अगर इसके लिए निकालना होता आपको तो n 4 l 2 m भी -2, लेकिन s क्या होता +1/2 होता। आई थिंक समझ में आ रहा है तुम्हारे। f में 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 और 3, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो n का मान तो 4 है ही, l का मान भी 3 है, m का मान देख लो -3 -2 और -1, तो ये -1। वैसे जरूरी नहीं है इसको -1 मानो आप, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं और दर्शा दिया इसलिए। और s का मान क्लॉकवाइज है तो +1/2। क्लॉकवाइज ही क्यों है? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को आप s से भरो चाहे s से भरो, वो रहेगा क्लॉकवाइज ही, और उसके लिए s का मान सदैव क्या रहेगा +1/2 रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। देखो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं जो आज आप करना, घर बैठ के रफ कॉपी में करने की कोशिश करना। आपको देखना है कि यह कक्षक संभव है या नहीं है। कक्षक संभव है या नहीं। n तथा l के मान लिखते हुए ज्ञात करो कि कक्षक संभव है या नहीं। मतलब आपको जो मैं कक्षक दे रहा हूं उनके लिए n और l के मान लिखने, और आपको ये चेक करना है कि कक्षक जो है वो संभव है या नहीं है। जैसे 1s 1p 1d 1f, ठीक है, 2s 2p 2d 2f, 3s 3p 3d और 3f, 4s 4p 4d 4f, और अगर 4g लेते हैं तो भी ये संभव है या नहीं है। 5s 5p 5d 5f 5g और 5h। ये आपको इनके लिए n और l के मान लिखने, और आपको बच्चों ये पता करना है कि ये कक्षक संभव है या नहीं है। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ लेना। मेरे पिछली क्लास में एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि सर इलेक्ट्रॉन का विन्यास जो होता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों की एक व्यवस्था होती है। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कक्षाओं में, और कक्षाओं में भी जो कक्षक होते हैं उन कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दर्शाने के लिए अपने को पता है, जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। अब ये पता करने के लिए कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरी में जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन है 2 1s में 2s में, 6 2p में, और जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो 3s में है। मतलब इसमें कुल कक्षा 3 है, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास अपने इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में व्यवस्था को दर्शाता है, और इसका बेनिफिट ये चलता है कि अपने कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी का अध्ययन होता है, उसके कक्षक का अध्ययन, कौन से वर्ग का सदस्य है, और तत्व कौन से आवर्त में, आवर्त वर्ग, और उसके अलावा उसकी वैलेंसी, इन तीनों का आपको पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन के तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। एक क्वेश्चन और कुछ पूछा था लेकिन वो क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, तो जिसने भी पूछा है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा वापस क्वेश्चन को दोबारा लिखे ताकि उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।